वेलकम टू कैफे आईएएस। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और करंट टॉपिक के बारे में, जो है जीएसटी। यानी कि अभी नई जीएसटी रेट्स लागू हुई हैं, तो इनका क्या इम्पैक्ट है, क्यों लागू हुई हैं, और या फिर इनके पूरा ओवरव्यू क्या है जीएसटी का, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉइंटर्स हैं, वील डिस्कस अबाउट दिस ऑल, राइट। तो अभी इंडिया का जो इनडायरेक्ट टैक्स रीजन, हम सबको पता है कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या होता है वो भी हम ब्रीफली हम अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। has undergone its most significant transformation since its launch। यानी 2017 के बाद सबसे significant transformation है। अभी सितंबर 22 यानी कल 2025 को द गवर्नमेंट ने जीएसटी 2.0 लॉन्च कर दिया, यानी कि एक सिंप्लीफाइड 2 tier स्ट्रक्चर। एंड एम क्या है इसका? रिड्यूसिंग कस्टमर कॉस्ट, बूस्टिंग कंप्लायंस एंड एनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी। और ये देखिए जीएसटी का जो नया रिजीम है वो कंसाइड कर रहा है नवरात्रि के साथ। तो ये वाले रिफॉर्म्स हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स, दे आर बीइंग सेलिब्रेटेड एज जीएसटी बचत उत्सव, राइट। सो बिकॉज दे आर प्रॉमिसिंग सेविंग्स अक्रॉस हाउस होल्ड्स एंड बिजनेसेस। ठीक है, इसके साथ साथ इट विल बूस्ट द इकोनॉमी एज पीपल विल बाई मोर बिकॉज ऑफ चीपर प्रोडक्ट्स कंपेयर टू द प्रीवियस। तो क्या चेंज हुआ है, नया जीएसटी स्ट्रक्चर क्या है? तो देखिए, पहले काफ़ी सारे स्लैब्स हुआ करते थे, 5, 18, 28, 38, इस तरह के स्लैब्स थे, काफ़ी सारे थे। पर अभी आपको स्लैब रखना है, याद रखने हैं वो जो ये हैं, मोस्टली 2 tier स्ट्रक्चर है, 5% एंड 18%। और इसके अलावा कुछ गुड्स हैं जिन पर 40% तक लगाया गया है जीएसटी। तो देखिए 5% में अगर हम ओवरऑल समझें तो एसेंशियल और मास कंजप्शन आइटम्स हैं, उन पर 5% स्लैब है। बहुत सारी इसेंशियल वैसे आइटम्स हैं जैसे कि एजुकेशन या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, उन पर 0% है, कोई भी जीएसटी नहीं है। 18% किन पे लगाया गया है? ज़्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, मिड रेंज प्रोडक्ट्स हैं जैसे स्मॉल कार्स, एसी, सीमेंट्स, उन पे 18% है। ठीक है, और 5% जो हमने बात की थी एसेंशियल, जैसे कि फूड स्टेपल, ग्रेन्स वगैरह हैं, बेसिक टॉयलेटरीज हैं, बजट क्लॉथिंग है, उन पे 5% तक कर दिया गया है। और जो सिन एंड लग्जरी गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल पान मसाला, टोबैको, एयरेटेड ड्रिंक्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग, प्रीमियम व्हीकल, इन पर 40% लगा दिया गया है बिकॉज दे आर सिन एंड लग्जरी गुड्स। ठीक है, और ये वाले जो रिफॉर्म्स हैं वो कौन सी काउंसिल मीटिंग में अनाउंस हुए थे, ये आप याद रखना। प्रीलिम्स में सीधा सीधा आज स्टेटमेंट पूछ लेते हैं। दे वर अनाउंस्ड एट द 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग चेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। तो पहले हम बात करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जिन पे 0 जीएमटी है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो जीएसटी कंप्लायंस से, जीएसटी इस टैक्सेशन से बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं, नील टैक्सेशन है उन पे। फॉर एग्जांपल पहला है फूड, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यानी कि यूएचटी मिल्क है, प्री पैकेज्ड पनीर, ऑल टाइप्स ऑफ इंडियन ब्रेड्स हैं जैसे रोटी, पराठा, इन पर नील जीएसटी है। दूसरा, हेल्थ केयर में इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज फुल्ली एग्जेम्प्ट हैं। एजुकेशन में कुछ स्टेशनरी आइटम जैसे पेंसिल, इरेजर, मैप्स, नोटबुक्स, इन पे 0 जीएसटी है। ठीक है, आप ये यहाँ पे ऊपर नीचे करके देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हैं। इस सेलेक्ट लिस्ट ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनकी एक लिस्ट है, कुछ एसेंशियल मेडिसिन की जो कि क्रिटिकल इलनेसेस के लिए बहुत ज़रूरी है, उन पर नील जीएसटी है। दूसरी है मेरिट रेट, मेरिट रेट यानी 5% जीएसटी, यानी कि ये जीएसटी रेट डेली एसेंशियल पे और वाइडली कंज्यूम गुड्स पे लागू है। ठीक है, जैसे कि अगेन फूड एंड एफएमसीजी, फूड एंड एफएमसीजी में इसमें कौन सा आएगा? घी, बटर, चीज़, बिस्किट, पैकेज्ड नमकीन, जूस, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट्स, कंडेंस्ड मिल्क, सॉसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ। पर्सनल केयर में भी वही सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट जो हम यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स हैं, डाइपर्स हैं, शेविंग क्रीम। ठीक है, क्लॉथिंग एंड फुटवियर में जो भी, देखिए क्लॉथिंग एंड फुटवियर में जो भी आइटम 2,500 रुपये से ऊपर का है उस पर 5% जीएसटी है, और 2,500 से कम वाले पे 0% है। ठीक है, ये आप याद रखना। एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर्स हैं, फार्मिंग मशीनरी है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, बायोपेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, दे आर कमिंग इनटू द 5% जीएसटी स्लैब। अगेन हेल्थ केयर में जो हमने अभी बताई थी लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, एसेंशियल लिस्ट है वो। उसके अलावा ज़्यादातर मेडिसिन हैं
या मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट्स हैं, सर्जिकल सप्लाईज हैं, दे आर कमिंग इनटू 5% स्लैब। इसके साथ साथ कुछ सर्विसेज हैं जैसे कि सैलून है, बार्बर शॉप, जिम, योगा, कंस्ट्रक्शन में देखें तो सैंड लाइम ब्रिक्स हैं, मार्बल टाइल्स हैं, ये कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स हैं, ये सारे के सारे इस स्लैब में आते हैं। अभी सेकेंड है स्टैंडर्ड रेट जीएसटी। याद रखना, मेरिट रेट सीधे सीधे पूछ सकते हैं कौन सा है, 5%। स्टैंडर्ड रेट है 18%। ओके, अब ये लगा है किन किन पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, व्हीकल पे, कंस्ट्रक्शन पे, जनरल गुड्स पे। कंस्ट्रक्शन में देख लो आप, सीमेंट पे 18% है। जनरल गुड्स में ऑटो पार्ट्स, बैटरीज एंड प्रिंटर्स हैं। सारे आपको याद नहीं रखने, कुछ कुछ जितना याद हो जाए उतना ठीक है। जैसे क्लॉथिंग का मैंने बताया था, हेल्थ इंश्योरेंस का बताया था, नील वाला आप थोड़ा ध्यान रखना, नाम याद रखना, मेरिट वाला, स्टैंडर्ड रेट वाला। स्टैंडर्ड यानी 18%, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में आप याद रखना कि जो भी टेलीविजन हैं जो 32 इंच से ज़्यादा बड़े हैं उन पे 18% है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर्स, मॉनिटर्स, एसी जिन पर पहले 28% तक लगता था, अभी 18% कर दिया गया है। व्हीकल में देखो, इसमें याद रखना है स्मॉल कार्स यानी कि पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम वाली, और डीजल की अगर गाड़ी है तो 1500 सीसी से कम वाली, और जिनकी लेंथ 4 मीटर से कम है, ऐसे व्हीकल्स पे 18% कर दिया गया है, ठीक है। और बाकी जो इससे बड़े हैं, इससे ज़्यादा कैपेसिटी के, उनको लग्जरी गुड माना गया है, उन पर 40% लगाया गया है। मोटरसाइकिल्स में भी अप टू 350 सीसी तक ये 18% है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा। और कमर्शियल व्हीकल और जैसे कि ट्रक्स एंड बसेस, ये भी एसेंशियल व्हीकल में आते हैं, तो इन पे भी 18% है, 40% नहीं है। अब देखते हैं 40% जीएसटी, इनको यानी डीमेरिट लग्जरी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिन रेट है ये। सो दिस न्यू हायर स्लैब इज डिजाइन टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ लग्जरी गुड्स एंड हार्मफुल सिन गुड्स। इट इंक्लूड्स आइटम प्रीवियसली टैक्स्ड एट 28% प्लस ए कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस की भी हम बात कर लेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। सिन गुड आपको पता है जो हमारे लिए हार्मफुल है, पान मसाला, टोबैको, सिगरेट, एरेटेड ड्रिंक्स, शुगरी बेवरेजेस। दूसरा लग्जरी गुड्स हैं, प्रीमियम स्मार्टफोन, प्रीमियम कार्स, इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स, यॉट, पर्सनल एयरक्राफ्ट्स, इन पर 40% है। सर्विसेज में जैसे ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग, प्रीमियम सिनेमा टिकट जो 100 रुपये से ज़्यादा की टिकट है, उन पर भी 40% जीएसटी है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए। पहला है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, दूसरा टैक्स इंसिडेंस क्या होता है, तीसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। इनको हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। पहला हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन। आप सभी को ज़्यादातर पता होगा, ए टैक्स दैट इज कलेक्टेड बाय एन इंटरमीडियरी, जैसे कि एक शॉपकीपर, फ्रॉम द पर्सन हु बियर्स द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉनिक बर्डन, यानी कि कंज्यूमर को अल्टीमेटली बियर करना पड़ता है इसको, और शॉपकीपर कलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी। इसको समझने के लिए देखिए, आप ऐसे समझो कि आप किसी शॉप पे गए, आपने 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीदा या सामान खरीदा, टोटल उस पर 18% जीएसटी लग रहा है, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, 1000 प्लस 18% जीएसटी, दैट इज 1180 रुपीज़। इतना आपको भुगतान करना होगा। तो ये एडिशनल 180 रुपीज़ हैं, वो गवर्नमेंट को जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, नोट करें, जो भी ये एडिशनल 180 रुपीज़ है जो 18% जीएसटी के थ्रू लग रहे हैं, वो आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं दे रहे हो, लेकिन आप शॉपकीपर को दे रहे हो, जिसके थ्रू गवर्नमेंट टैक्स लेगी। तो आप गुड्स पे टैक्स दे रहे हैं, डायरेक्ट नहीं, इसलिए क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ दूसरे कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, टैक्स इंसिडेंस। टैक्स इंसिडेंस का मतलब है, इट रेफर्स टू द पर्सन हु अल्टीमेटली पेज द टैक्स। सो इन जीएसटी बिजनेस आपसे टैक्स कलेक्ट करते हैं, जैसे हमने बताया, लेकिन फाइनल बर्डन है वो किस पर पड़ता है, कंज्यूमर पे। आसान शब्दों में टैक्स इंसिडेंस ये बताता है कि टैक्स के कारण कौन ज़्यादा प्रभावित होता है, किस पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, यानी टैक्स की कीमत को कौन अपनी जेब से भुगतता है। सिंपल सा मतलब है, कंज्यूमर, जो भी कस्टमर खरीद रहा है वही अल्टीमेटली पेज द टैक्स, ठीक है। तो टैक्स इंसिडेंस का मतलब ये हुआ। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये अच्छे से समझ लेना, कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। अब मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। पहले समझ लेते हैं एक्चुअली इसका क्या डेफिनेशन टाइप का क्या होता है।
Input tax credit is a mechanism that allow businesses to reduce the tax they have already paid on inputs from the tax payable on outputs. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. It is a mechanism that allows businesses to reduce the tax they have already paid on inputs from the tax payable on outputs, and it also prevents, याद रखना, it prevents tax on tax और cascading effect. ठीक है. अब सर क्या बोल दिया, अब मैं समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, लेट्स से उसका नाम है राहुल. राहुल ने 10,000 रुपये का एक मोबाइल खरीदा और उस पर 18% GST था. इसका मतलब राहुल ने 10,000 रुपये के मोबाइल पर 1,800 रुपये का टैक्स भुगतान किया. तो उसने कितने रुपए का, और राहुल क्या है, शॉपकीपर. ठीक है. तो शॉपकीपर ने टोटल कितना पैसा दिया 10,000 रुपये के मोबाइल पे, 11,800 रुपये. 10,000 मोबाइल का और 1,800 रुपये GST का. ठीक है. अब लेट्स से राहुल ने इस मोबाइल फ़ोन को 12,000 रुपये में बेचा. अब 12,000 रुपये में बेचा, इस पर भी GST लगेगा, तो उस पर 18% अगेन GST लगा, यानी 12,000 का 18% GST, यानी कितना हो गया 2,160 रुपये. तो 2,160 रुपये ये वाले GST कौन देगा, कंज्यूमर. ठीक है. तो राहुल को ये 2,160 रुपये GST वाले हैं वो कंज्यूमर से मिलेंगे. ठीक है. लेकिन उसने जो 1,800 रुपये, अब ये 2,160 रुपये आइडियली गवर्नमेंट को जाने चाहिए, लेकिन राहुल ने, आपको ध्यान हो तो 1,800 रुपये ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे रखे जब उसने ये फ़ोन खरीदा था. तो इसका मतलब ये है कि उसने जो पहले 1,800 रुपये GST मोबाइल पर दिए हैं, वो कहेगा कि अब मेरे तो वापस कर दो. फाइनल टैक्स इंसिडेंस, यानी अल्टीमेटली इसमें कंज्यूमर पे करता है, तो कंज्यूमर ने पे कर दिए हैं 2,160 रुपये फाइनल प्रोडक्ट पे, तो मेरे 1,800 रुपये वापस कर दो. तो राहुल ने जो अपनी बिक्री पे जो 2,160 रुपये GST वसूला है, उसमें से वो 1,800 रुपये माइनस कर देगा. यानी कि, और इस 1,800 रुपये, यानी इसने जो पहले ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, उसको माइनस करने को हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो 1,800 रुपये को राहुल इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में कटवा सकता है. इसका मतलब है कि राहुल को सिर्फ 360 रुपये सरकार को देने पड़ेंगे, यानी कि 2,160 जो कंज्यूमर से लिए उसने, माइनस 1,800, ठीक है, जो उसने ऑलरेडी दे दिए, तो बचे कितने 360. यानी कि राहुल को अपनी जेब से कुछ नहीं देना है, और जो 360 रुपये एक्स्ट्रा आए थे वो कंज्यूमर ने दे दिए. यानी कंज्यूमर ने 1,800 उसके भी दिए और 360 जो बच रहे थे वो अलग से दे दिए. ठीक है. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा किसको मिलता है, शॉपकीपर को, इंटरमीडियरीज को. तो ITC का यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा क्लियर हो गया कि जो भी शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है, अपनी खरीदारी पर, अपनी खरीद पर, परचेज पर जो टैक्स चुकाते हैं, टैक्स भुगतान करते हैं, वो अपनी सेलिंग जो प्राइस है उससे काट कर पूरे कुल टैक्स का भुगतान कम कर सकते हैं, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में क्लियरली समझा था. ठीक है. अभी नेक्स्ट आते हैं, दो बड़े सिंपल से हैं, आपको सिंपल याद रखना है. HSN कोड, SAC कोड. यहाँ देखिए, HSN कोड का मतलब है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और SAC का मतलब है सर्विसेज अकाउंटिंग कोड. HSN कोड क्या होते हैं, दे आर ग्लोबली एक्सेप्टेड एक सिस्टम है टू क्लासीफाई गुड्स. मतलब ये आप समझ लो एक काइंड ऑफ नॉमेनक्लेचर है. दिस कोड इज हेल्प्स इन अप्लाइंग करेक्ट GST रेट. यानी HSN में क्लासीफाई कर दिया तो इस HSN पे ये कोड लगेगा, तो क्लासीफाई करते हैं. और SAC कोड क्या है, सिमिलर है HSN के, लेकिन HSN गुड्स के लिए, SAC किसके लिए, सर्विसेज के लिए. दैट्स इट. अब आते हैं हम और कॉन्सेप्ट्स पे. फिस्कल फेडरलिज्म, सबको पता है फिस्कल फेडरलिज्म, फिर भी हम क्विकली देख लेते हैं कि इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल पावर बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर. एंड GST इज ए लैंडमार्क इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. बोथ लेवल, या कि मतलब इसका कि दोनों सेंटर और स्टेट हैं वो रेवेन्यू शेयर करते हैं और साथ में डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग टैक्सेस. तो इसमें केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट का क्या रोल होता है कि केंद्र सरकार जनरली वो टैक्स लगाती है, जैसे कि इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड GST. अपार्ट फ्रॉम दैट वो बड़े बड़े नेशनल स्कीम्स में
या फिर नेशनल प्रोजेक्ट्स में वो एक्सपेंड भी करती है। एक्सपेंस क्या क्या करती है, जैसे कि डिफेंस में, रेलवे में, या फिर नेशनल हाईवेज के कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे स्पेंड होता है। जबकि ऑन द अदर हैंड जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो राज्य से जुड़े कामों के लिए पैसे खर्च करती हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ एंड रोड्स। तो अब फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब ये है कि केंद्र सरकार अपने जो इकट्ठे किए गए टैक्स हैं, जो कलेक्ट किया है उसने टैक्स, उसमें से कुछ हिस्सा राज्य सरकारों को दे देती हैं। और यह डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए होता है कि हर स्टेट को अपने एक्सपेंसेस के लिए एनफ मनी मिल सके, एनफ फाइनेंस मिल सके। ठीक है। अब यूपीएससी के लिए देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटी पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेंटर स्टेट रिलेशंस ऑफ फेडरलिज्म के लिए। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टैक्स रैशनलाइजेशन। इसका मतलब है सिंप्लीफाइंग द टैक्स स्ट्रक्चर बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्लैब्स। तो इंडिया ने भी यही किया है कि पहले बहुत सारे नंबर ऑफ स्लैब्स थे जीएसटी के, उसको कम कर दिया है। तो इससे क्या होता है कि कंप्लायंस है वो इजियर हो जाता है, लिटिगेशन कम हो जाता है। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है रेवेन्यू न्यूट्रलिटी का। रेवेन्यू न्यूट्रलिटी क्या होती है? इट एंश्योर्स दैट चेंजेस इन टैक्स रेट्स डू नॉट रिड्यूस ओवरऑल गवर्नमेंट रेवेन्यू। ठीक है, हम टैक्स रेट तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन मेरा पहले 1000 करोड़ रेवेन्यू आ रहा था, वो चेंज नहीं होना चाहिए। वो हम कैसे कर सकते हैं कि कुछ आइटम्स पे हमने रिड्यूस किए तो कुछ आइटम्स पे हमने बढ़ा दिए। जैसे कि इस वाले रिज्यूम में देखें तो यहाँ पे कैसे बैलेंस किया गया है कि इसेंशियल्स पे रेट कम कर दिए गए और लग्जरीज इन गुड्स पे हाई रेट्स हैं। तो ये क्या हुआ, ओवरऑल रेवेन्यू जितना अचीव हो रहा है उतना ही होगा, और इसने सबको बैलेंस कर दिया। नाउ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिजनेसेस को कैसे हेल्प करेगा। रिफंड्स फास्टर होंगे और प्री फिल्ड रिटर्न्स होंगे, कंप्लायंस बर्डन कम होगा एमएसएमई के लिए स्पेशली। ईआरपी इंटीग्रेशन, ईआरपी क्या होती है हम ब्रीफली अभी थोड़ी देर में देखते हैं। नाउ वन मोर कॉन्सेप्ट, इस जीएसटी से इन्फ्लेशन मैनेजमेंट होगा। कैसे कि जीएसटी की रेट्स को लोअर कर दिया गया है एसेंशियल्स पे, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। कैसे? और ये मतलब एक तरह से ये मानो कि टैक्स पॉलिसी का स्ट्रेटेजिक यूज किया गया है प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए। हाउ? देखिए एग्जाम्पल समझो कि जीएसटी को जैसे पल्सेस हैं, दाल हैं अपनी, उन पर रिड्यूस कर दिया गया है 5% से 0% पे। पहले 5 था, अब 0% पे। यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस पे कर रहा था उसमें कमी आएगी, ड्रॉप करेगी। फॉर इंस्टेंस पहले 1 किलो पैकेट 100 रुपये का आता था, अभी वो तकरीबन 95 रुपीज़ का आएगा। तो इसका मतलब है ये पैकेट मोर अफोर्डेबल हो गया कंज्यूमर के लिए। सो दिस कीप्स फूड इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल एंड ईज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, यानी कि महंगाई में कमी आएगी। तो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट पॉसिबल है इसके थ्रू। कुछ ऑफिशियल डेफिनेशन, कुछ एक्ट्स वगैरह हम देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज डिफाइंड अंडर, ये थोड़ा याद रख लेना अगर रह जाए तो, आर्टिकल 366, यहाँ पे आप पूरा देख लें। तो ये क्या है, एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यानी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो एल्कोहल है, लिकर है, उसको छोड़ के कोई भी टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लगता है, दैट इज कॉल्ड जीएसटी एज पर द डेफिनेशन। अब मैंने अभी बात की थी कंपनसेशन सेस की। कंपनसेशन सेस क्या है? एक लेवी है अंडर द जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 and it helps in compensate the states for a revenue loss due to GST implementation. रेवेन्यू लॉस क्यों होता है? यानी कि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू रेवेन्यू जो लॉस हो रहा है स्टेट्स को, उसकी भरपाई करने के लिए एक लेवी लगाई जाती है जिसको कंपनसेशन सेस कहते हैं। और ये लेवी किसके अंडर होती है? ये जो एक्ट मैंने बताया था। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कोई स्टेट ए है, पहले वैट लगाता था, लोकल टैक्सेस लगाता था और लेट्स से हर महीने 100 करोड़ रुपए कमाता था, समझने के लिए। ठीक है, अब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो कुछ प्रोडक्ट्स पे कम हुए प्राइस, और या फिर वैट नहीं लग पाया, लोकल टैक्स नहीं लग पाए, तो उन्हीं गुड्स पे वो टैक्स उसके पास कितना आ पाता है? 80 करोड़ रुपए। तो उसको लॉस कितना हुआ? 20 करोड़ का। तो इसी 20 करोड़ को कंपनसेट करने के लिए ये कंपनसेशन सेस लगाया जाता है। ठीक है, तो रेवेन्यू लॉस क्यों होता है? ये अच्छा एक पॉइंटर है, आप याद रखें।
कि जो पुराने टैक्सेस है उससे कम कलेक्शन हो रहा है, क्योंकि हम वैट या अन्य लोकल टैक्स नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि जीएसटी के थ्रू एक यूनिफॉर्म रेट लग रही है। दूसरी बात है कि कई की इसेंशियल्स गुड्स हैं उन पर जीएसटी लग ही नहीं रहा है, 0% या बहुत कम है। तो इन पर पहले जितना टैक्स मिलता था स्टेट को वो कम मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सिन गुड्स हमने समझ ली थी। सिन गुड्स क्या है? दे दोज आर आइटम्स विच आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू सोसाइटी, फॉर एग्जांपल टोबैको, अल्कोहल, ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, ये हेविली टैक्स्ड होते हैं। ये आप छोटी सी टेबल आप याद रख सकें, थोड़ा सा आप दिमाग में रखिए कौन सा क्या एग्जैक्टली आपको नहीं याद रखना, ये आपके सेंटर स्टेट रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशंस में काम आ गए। ये आर्टिकल्स हैं कुछ कुछ। मैं सबसे नीचे देखिए आप 366 जीएसटी को डिफाइन किया जाता है, हमने देख लिया। अब सबसे ऊपर आइए 246A, इट एम्पावर्स बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स टू मेक लॉज ऑन जीएसटी। 246A, ठीक है। 269A, इट गवर्न्स लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट ट्रेड। ठीक है। नाउ 279A, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सबको पता है मोस्टली। दिस आर्टिकल एस्टेब्लिशेस द जीएसटी काउंसिल्स। This article of the Constitution of India established the GST Council. जो GST Council क्या होती है? It is a joint body of union and state government to make recommendations on GST matters, जैसे laws क्या होंगे, रेट क्या है, उसका थ्रेशोल्ड क्या होगा, और प्रेसिडेंट को ये टास्क दी जाती है कि वो कंसल्ट करे काउंसिल के साथ। ठीक है, थोड़ा सा हम जीएसटी काउंसिल के बारे में देख लेते हैं, फटाफट आप देखिए, सारी डिटेल्स ये दे रखी हैं। लीगल बेसिस यानी कि एस्टेब्लिश कैसे होती है ये, आर्टिकल 279A जो हमने बात की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये इंसर्ट किया गया था 101 यानी 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के जरिए। और इसके थ्रू क्या करता है? दिस काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 सितंबर 2016। ठीक है, मेंबर कौन कौन थे? करंटली 33 मेंबर हैं, चेंज होते रहेंगे, नंबर भी चेंज होगा, लेकिन आपको जो याद रखना वो ये है कि इसके चेयरपर्सन है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। इसके साथ साथ इसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फाइनेंस के, फाइनेंस मिनिस्टर्स या फिर उसके इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। वोटिंग मैकेनिज्म देख लीजिए, इसमें डिसीजन जो लिए जाते हैं मेजॉरिटी यानी कंसेंसस बेस्ड डिसीजंस होते हैं, यानी कि 3/4 मेजॉरिटी ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, 3/4 मेजॉरिटी, राइट। वोटिंग के लिए वेट कितना दिया जाता है टोटल वोट्स में, कि सेंटर को 1/3 वोट कास्ट करने का राइट है, और स्टेट्स को कितना है? 2/3। सो 1/3 वो सेंटर, 2/3 फॉर स्टेट्स। ओवरऑल कितना चाहिए पास करने के लिए कोई डिसीजन? 3/4 मेजॉरिटी। फंक्शंस क्या है? टैक्स लगाना, सेस लगाना, सरचार्जेस लगाना, जो पहले लगते थे उनको सब्ज्यूम्स करना, मतलब जीएसटी के अंदर लेके आना इन सारी चीज़ों को, इनडायरेक्ट टैक्सेस स्पेशली। और कौन कौन सी ऐसी गुड्स और सर्विसेज हैं जिनको जीएसटी से एग्जेम्प्ट रखा जाए? जीएसटी लॉज क्या होने चाहिए, मॉडल जीएसटी लॉज, और प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, जीएसटी एप्लीकेशन के लिए थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए, जीएसटी के रेट्स क्या हैं, फ्लोर रेट्स क्या हैं, और कुछ स्टेट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस क्या होने चाहिए, ये सारे डिसाइड होते हैं जीएसटी काउंसिल द्वारा। इसकी मीटिंग पीरियडिकली हेल्ड करी जाती है, और अभी जो हुई है 3rd या 4th सितंबर को ये 56th मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल की। इसका सेक्रेटेरिएट सचिवालय न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और इसको हेड कौन करता है, इसको चेयर कौन करता है सेक्रेटेरिएट को? सेक्रेटरी, यूनियन सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू। और ये यूनियन सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू इज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ द जीएसटी काउंसिल। एक्स ऑफिशियो का मतलब है ऑफिस बियरर जो भी होगा, यानी कि जो भी सेक्रेटरी होगा रेवेन्यू का, वो ऑटोमेटिकली वुड हेड दिस सेक्रेटेरिएट। डिसीजन मेकिंग हमने बात कर ली थी, कंसेंसस बेस्ड अप्रोच होती है। लीगल प्रोविजन में बहुत कुछ खास नहीं है, आपके सामने स्लाइड है, आप देख सकते हैं। सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट है, 2017 में आए थे। सीजीएसटी किसको गवर्न करता है? सेंट्रल जीएसटी को। एसजीएसटी स्टेट जीएसटी को, और आईजीएसटी गवर्न करता है इंटीग्रेटेड जीएसटी को। ठीक है, आप ये देख लीजिए। जो आईजीएसटी है, दिस अप्लाइज टू द इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस एंड इंपोर्ट्स।
अब लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स है 2011, थोड़ा देख लो कि मेट्रोलॉजी का मतलब क्या है कि मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। इसका स्कोप क्या है? इट इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट एंड मोर। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये वाले रूल आप देखिए 2011 वाले रूल है, इट रेगुलेट्स MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस डिक्लेरेशन। इसमें आपको ये याद रखना है कि जो MRP है इट इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस एंड चार्जेस। MRP के ऊपर आप टैक्स नहीं लगाते। ठीक है। So these rules allows revised pricing via stickers और digital printing post GST change। इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल अभी GST रेट या प्रोडक्ट प्राइस चेंज हो गई है। अब चेंज हो गई है तो ये वाले जो रूल मैंने बताए लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स हैं 2011 के, ये रूल अलाउ करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, शॉपकीपर्स को क्या यूज करने के लिए कि दे कैन यूज स्टिकर्स, जिससे वो अपनी MRP अपडेट कर सकते हैं जो उनके एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है। सो दे आर इन कंप्लायंस विद द न्यू GST रेट्स। दूसरा, विद डिजिटल प्रिंटिंग यूज कर सकते हैं नए या फिर अपने अनयूज्ड स्टॉक्स पे, सो दैट दे कैन रिफ्लेक्ट द रिवाइज्ड प्राइसेस। राइट। पर्पज वही है कि जो पैकेजिंग होती है उसका वेस्टेज अवॉइड हो और इट एंश्योर्स दैट कंज्यूमर्स आर अवेयर ऑफ द करेक्ट प्राइस आफ्टर द टैक्स चेंज लाइक दिस GST रिविजन्स। ठीक है। ये नोटिफिकेशन नंबर नॉट इम्पोर्टेंट है, आप इसको छोड़ सकते हैं। कुछ और चीज़ हैं जो क्विकली अपन देख लेते हैं, ये सब आपके काम आएंगे। मैं बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल कवरेज दे रहा हूँ आपको, और ये ऐसी चीज़ें हैं आपको जनरली ये टर्म्स मिल जाती हैं, लेकिन मिलने के साथ साथ समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। टैक्स बेस क्या है? दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स, टोटल वैल्यू ऑफ इनकम, गुड्स, सर्विसेज और द ट्रांजेक्शन ऑन विच ए गवर्नमेंट कैन लेवी ए टैक्स। सो इट इज इसेंशियली द इकोनॉमिक बेस दैट इज सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। तो जितना बड़ा बेस होगा उतना रेवेन्यू आएगा विद लोअर रेट्स, यानी लोअर रेट्स भी होती हैं तभी अच्छा रेवेन्यू आ सकता है क्योंकि हमारा बेस बड़ा है। ठीक है। दूसरा है कॉन्सेप्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इट मीन्स नॉट पासिंग GST रेट कट्स टू द कंज्यूमर इज डीम्ड अनफेयर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कौन से प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है ये आप याद रखिए। अब एक अच्छा है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ठीक है। इसको हम सिंपल भाषा में समझें तो व्हेन टैक्स ऑन इनपुट इज हायर देन द टैक्स ऑन आउटपुट, so it leads to the accumulation of input tax credit and refund issues। इसको भी और अच्छे से समझते हैं कि देखो जब किसी सर्विस पे या गुड पे कि इनपुट पे टैक्स अधिक, इनपुट यानी रॉ मटेरियल कच्चा माल, तो इनपुट पर टैक्स अधिक लग रहा है और आउटपुट यानी फाइनल प्रोडक्ट पर टैक्स कम लग रहा है, तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो सरल शब्दों में कच्चे माल पर ज़्यादा GST और फाइनल प्रोडक्ट पर कम GST। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे फाइनल प्रोडक्ट पर GST कम मिल रहा है, तो GST कम मिल रहा है तो GST पे जो मेरा टैक्स लग रहा है वो भी कम आएगा एब्सोल्यूट टर्म्स में, और कम आएगा तो जो बीच में शॉपकीपर आएगा उसको इनपुट GST क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट कम मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने अभी समझा ही है। तो क्योंकि देखो फाइनल प्रोडक्ट पर GST कम है तो सेलर का इनपुट टैक्स क्रेडिट कम क्लेम कर पाएगा, और ITC मैंने अभी एक्सप्लेन किया ही है। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि जो भी बिजनेसेस हैं उन पर टैक्स का बर्डन बढ़ जाता है, उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है क्योंकि फाइनल आउटपुट इनपुट पर आपने ज़्यादा लगा दिया जिसको सेलर को देना पड़ रहा है, और कंज्यूमर पे कम लगा दिया यानी आउटपुट पे कम लगाया, तो दोनों का डिफरेंस कम हो जाता है, तो सेलर को ज़्यादा देना पड़ता है। क्योंकि GST अगर आउटपुट पर ज़्यादा होता तो कंज्यूमर को ज़्यादा देना पड़ता, उसमें से वो माइनस करके वो बच सकता था, लेकिन अपना कंज्यूमर ही कम दे रहा है तो उनको कभी कभी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है बिजनेसेस को। ERP सिंपल क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ERP एक सॉफ्टवेयर है, दिस इज यूज्ड बाय द बिजनेसेस टू मैनेज ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस।
तो ये क्रूशियल है जीएसटी फिलिंग के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ऐसे समझा हम सरल शब्दों में। अकाउंटिंग के लिए इन सब में क्या काम आता है, ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। एमआरपी रिवीजन हमने देख लिया था, एचएसएन एसएससी कोड हमने देख लिया था, ठीक है, ये दोनों चीज हमने देख ली थी। अब थोड़ा सा क्विकली एक एक लाइन में समझते हैं कौन कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हैं। जीएसटी काउंसिल वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल। सेकंड आता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसका काम क्या होता है, इट इम्प्लीमेंट्स जीएसटी लॉज, इश्यूज नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स, ठीक है। स्टेटमेंट अगर आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में तो आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगी। FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रोल क्या है, इट रेगुलेट्स फूड लेबलिंग एंड पैकेजिंग। लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन हमने बात कर ही ली थी डिटेल में। एक आता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये क्या करता है, इट इश्यूज द एडवाइजरीज ऑन एमआरपी एंड इट वर्क ऑन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर अफेयर है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में काम करेगा। और PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसका काम क्या होता है, इट इज द ऑफिशियल सोर्स फॉर गवर्नमेंट टू रिलीज इन न्यूज़ेस एंड प्रोवाइड अपडेट्स टू द कंज्यूमर एंड जनरल पब्लिक, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से कर लिया। अब एक मेंस का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। मेंस का क्वेश्चन क्या है, GST 2.0, ये आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट ये सारे क्लियर हो जाएंगे। समराइज करिए, GST 2.0 makes a shift towards simplification and equity in India's indirect tax regime. Critically evaluate its impact on fiscal federalism, consumer welfare and business compliance. ये क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना है। इसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है कि GST का क्विकली आप क्या है वो बता दें, इंट्रोडक्शन में न्यू रेट्स के बारे में बता दें, GST एवोल्यूशन और रैशनल क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन स्पेशली फाइनेंशियल रिलेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा फेडरलिज्म पे, कंज्यूमर बेनिफिट्स क्या होंगे जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल वगैरह है, बिजनेस ईज कैसे होगा, आप ERP इंटीग्रेशन भी बता सकते हैं, और फाइनली एक कंक्लूजन बता दीजिए जिसमें फ्यूचर रोड मैप भी हो और एक आधो सजेशन हो कि कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है वे फॉरवर्ड में। तो इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जैसे GST काउंसिल इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द CGST एक्ट। दूसरा, नोटिफिकेशन जो मैंने बताया था 9/2025 सिटी रेट, कंसोलिडेटेड GST रेट्स इनटू 7 शेड्यूल। ऐसे क्वेश्चन जनरली यूपीएससी कम पूछता है ऐसा स्टेटमेंट, लेकिन स्टेट के सर्विसेज में आपको आ सकते हैं। और यूपीएससी का भी देखो कोई भरोसा नहीं है, कई बार वो फैक्ट डाल देता है। तो ये जनरली ये वाला स्टेटमेंट बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट नहीं किया है, कम किया है, तो ये आने के चांसेस हो सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स अलाउ वॉलेंट्री MRP रिवीजन स्टिकर्स पोस्ट GST चेंजेस। इसमें क्या सही है, A, B, C या D? कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, GST काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, अंडर द CGST एक्ट। कुछ गलत लग रहा है? अरे मैंने अभी बताया था आर्टिकल 279A, तो ये कौन सी बॉडी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पहला गलत है, पहला गलत होते ही आपके ऑप्शन A, ऑप्शन C ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अब B और D बचा, उसमें 2 तो सही होना ही है, तो 2 आपको पता है या नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दूसरा सही है। आपको सिर्फ तीसरे पे ध्यान देना है कि लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स अलाउ वॉलेंट्री MRP रिवीजन स्टिकर्स पोस्ट GST चेंजेस। बताया था, बिल्कुल ट्रू है, अभी समझाया था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, सो आंसर वुड बी B। सेकंड एंड थर्ड आर राइट बिकॉज GST इज अ काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो आज के लिए हमने बहुत डिटेल में कवर कर लिया। होप आपको हेल्प मिलेगी इससे, और पूरा आपको GST वाला पार्ट जो न्यूज़ में है वो कंप्रहेंसिवली क्लियर हो गया होगा विद कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ वीडियो में बहुत धमाकेदार तरीके से मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय।